नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो वीकेंड स्पेशल, खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको बताते हैं खबर का हर एक बिंदु, हर एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है हमारी टीम जो बताती है आपको हर छोटी बड़ी अपडेट। साथ ही वीकेंड स्पेशल पर हम एक स्टोरी पर करते हैं विश्लेषण भी, जहां हमारे साथ रहेंगे एक विशेष मेहमान भी। और आज वीकेंड स्पेशल न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है उन 3 टॉप लाइंस का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। सबसे पहले खबर कर्नाटक से आने वाली है। बताएंगे आपको कर्नाटक का कौन है मास्कमैन। धर्मस्थल कांड से जुड़ा हुआ यह मामला है जहां शिकायतकर्ता ही बन चुका है आरोपी, रिमांड में है। क्या कह रहा है ये आरोपी, बताएंगे आपको तथ्य और आंकड़ों के साथ। साथ ही जिस दूसरी खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो है सीरियाई गैंग का हो चुका है गेम ओवर। जी हां, अहमदाबाद से जुड़ी यह खबर है जहां गजा के बंदे होके ये बता रहे हैं कि हमें चंदा दे दीजिए, लेकिन इनका गेम अब हो चुका है ओवर। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी हमारा रुख रहने वाला है और ये रुख रहने वाला है डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी स्टोरी पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम बेअसर दिख रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब रूस ने एक बार फिर डोनेट्स्क पर हमला किया और 2 गांवों को कर लिया है कब्जे में। बताएंगे आपको इसको स्टोरी को भी विश्लेषण के साथ। तो ये 3 मुख्य खबरें आज न्यूज पंच में हमारी नजर रहने वाली है, जहां हम आपको देंगे इससे हर छोटी बड़ी अपडेट। और जिस पहली खबर का हम रुख करने वाले हैं, ये खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जिस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो किसी हॉरर फिल्म या थ्रिलर वेब सीरीज जैसे आपको लगने वाली है। इस कहानी में कई सारे ट्विस्ट हैं। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के मास्क मैन की। यह हैरान करने वाला मामला कर्नाटक के एक मंदिर से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक के मंगलुरु के धर्मस्थल में लाशें दफन के मामले में शिकायतकर्ता को ही धर दबोचा गया है, यानी अब शिकायतकर्ता ही आरोपी है। 10 दिन की रिमांड पर आरोपी को भेज दिया गया है। शुरुआती पूछताछ में मास्कमैन कहता है, इस कहानी के बारे में बताता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ पात्रबर हूं, लेकिन लिखने वाला इस कहानी को तो कोई और ही है। उस पर झूठा बयान देने और गलत सबूत पेश करने का आरोप है। नकाबपोश शख्स ने पिछले 2 दशकों में धर्मस्थल में कई हत्याएं, बलात्कार और शव दफनाने का आरोप लगाया था। अब ये आरोपी धरपकड़ हो चुकी है इसकी, पुलिस ने इसको धरपकड़ कर ली है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि तफ्तीश की जा रही है अब इस मामले में। और इस आरोपी ने अब कहा है कि मैं तो सिर्फ पात्रबर हूं, कहानी लिखने वाला, रचने वाला तो कोई और है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कर्नाटक धर्मस्थल कांड में किस तरीके से यू टर्न लिया है, कैसे इसमें एक के बाद कहानी पलटती हुई नजर आ रही है। आइए ग्राफिक्स का रुख करें। शवों को दफनाने के केस में आ चुका है नया मोड़, और इस नए मोड़ में साफ तौर पर दिख रहा है कि शिकायतकर्ता बन चुका है आरोपी। जो जुलाई से हाहाकार मचा हुआ था कर्नाटक में कि धर्मस्थल में शिकायतकर्ता आया था और बोला था कि मैंने करीब 100 लाशें दफनाई हैं और इस लाशों को दफनाने के बाद मुझे बहुत सारा प्रेशर मिल रहा है, मेरी जान को खतरा है। मैं पुलिस के पास आया हूं बताने के लिए कि 1998 से लेकर 2014 तक क्या क्या कारनामे इस मंदिर में हुए हैं। एसआईटी का गठन होता है, एसआईटी के गठन के बाद तफ्तीश शुरू होती है, तफ्तीश शुरू होने के बाद एसआईटी 16 जगहों पर खड्डे खोदती है और ये देखती है कि क्या वहां कोई कंकाल मिला है या नहीं। लेकिन ये जरूर जब एसआईटी के पास पुलिस के पास आया था तो एक कंकाल लेकर आया था। 10 दिन की कस्टडी में इस आरोपी को भेज दिया गया है। एसआईटी आगे की जांच कर रही है। हालांकि इसमें नए नए तथ्य और नए नए सबूत सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं इस पूरे मास्क मैन का सच। ये जो नकाबपोश आया था आखिरकार ये है कौन। मास्क मैन का नाम है CN चिन्नैया और धर्मस्थल में ये 1998 से लेकर 2014 तक सफाई कर्मचारी का काम करता था। जब ये पुलिस थाने पहुंचा तो इसके हाथ में खोपड़ी थी। इसने अपने शिकायतकर्ता ने शिकायत बताई कि मैंने 100 से अधिक महिलाओं, बच्चियों के शव दफनाने का दावा इस शिकायतकर्ता ने कहा, जो अब आरोपी बन चुका है। और नकाब पहनकर एसआईटी के सामने ये चिन्नैया
पेश हुआ था। आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, ये वही मास्कमैन है जो इस समय कर्नाटक धर्मस्थल कांड में छाया हुआ है। जुलाई से लेकर अब तक इस कहानी में नए नए ट्विस्ट आ चुके हैं। तो आपको बताया हमने मास्कमैन का सच्चाई। अब जो एसआईटी इस पूरे केस की पड़ताल कर रही है, आखिरकार उसने अब तक क्या तफ्तीश की है। 19 जुलाई को एसआईटी का गठन होता है। राज्य सरकार के कहने पर एसआईटी बनाई जाती है। 16 जगहों की खुदाई की जाती है और 16 जगहों की खुदाई में मिट्टी के सैंपल लिए जाते हैं। अब मिट्टी के सैंपल लेने के बाद खुदाई में 2 कंकाल मिलते हैं, ह्यूमन डीएनए मिलता है। और ये जो आरोपी है वो ये दावा कर रहा था जब वो शिकायत लेकर आया था कि 100 से ज़्यादा कंकाल हैं, 100 से ज़्यादा लाशें हैं जिन्हें वहाँ दफनाया गया है। और साथ ही साथ ह्यूमन डीएनए की जाँच जो है उसको भेजा गया है, मिट्टी के सैंपल लिए गए हैं। और हम देख रहे हैं कि तमाम तफ्तीश में नए नए आंकड़े और नई नई परतें यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही हैं। और अब इस पर राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि बीजेपी ने ये मांग की है कि अब इसके ऊपर एनआईए की जांच होनी चाहिए। यानी राज्य सरकार ने जो एसआईटी गठन की थी, अब बीजेपी मांग कर रही है कि इस पर एनआईए की जांच होनी चाहिए। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए न्यूज पंच पे, लेकिन खबरों का दौर जारी रहने वाला है न्यूज पंच में ब्रेक के बाद भी। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत, खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण, खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। आपके शहर से, आपके गांव से, आपके मोहल्ले से वो खबरें जो आपके आसपास हैं, लेकिन आप हैं अनजान। ऐसी खबरें जो सकारात्मक बदलाव की वाहक बन रही हैं। एक ऐसा शो जहां पर आपके इर्द गिर्द छिपे हुए हीरे आपके टीवी स्क्रीन पर जगमगाते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया का एक ऐसा शो जहां खबर बनाई नहीं जाती, बताई जाती है। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है।
न्यूज पंच में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर अहमदाबाद से आ रही है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे सीरियाई गिरोह का पर्दाफाश किया है जो खुद को गजा पीड़ित बताकर मस्जिदों से मदद के रूप में पैसे वसूलने के काम में जुटा हुआ था। अब इस गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है, भांडाफोड़ हो चुका है। ये गिरोह ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था। अब इस गिरोह के 3 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस मामले की जांच राज्य और केंद्र एजेंसियां मिलकर कर रही हैं। सीरियाई नागरिक को देश से निर्वासित करने की प्रक्रिया भी अब शुरू की जा चुकी है। तो सीरियाई गिरोह का पर्दाफाश यहां हो चुका है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने संयुक्त अभियान करके इस सीरियाई गिरोह का पर्दाफाश किया है। ग्राफिक्स का रुख करेंगे, आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस एक्शन मोड के जरिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इसको सीरियाई गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, सीरियाई नागरिक अली मेगत अल जहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके निर्वासन की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। बाकी जो 3 आरोपी इस गिरोह से बताए जा रहे हैं वो अभी फरार है, उनकी तलाश जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही कि इन आरोपियों को किस तरीके से पकड़ा जाए। इस गिरोह के 3 आरोपियों को पकड़ के तार से तार मिलाने की कोशिश की जाएगी कि ये भारत आखिरकार आए कैसे, पासपोर्ट या वीजा उनका बना कैसे, गाजा पीड़ित बनकर मस्जिदों से वसूलते थे ये पैसे, ये बताते थे कि हम गाजा के पीड़ित हैं और आप हमें चंदा दे दीजिए। ऐसे पीड़ित बनकर ये वहां जाते थे और चंदा इकट्ठा करते थे। अब राज्य और केंद्र एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। इसके एक एक तार को पकड़ने की कोशिश कर रही है, एक एक लिंक को जोड़ा जा रहा है, एक एक डॉट को मिलाया जा रहा है। वीजा नियमों का किया गया है उल्लंघन साफ तौर पर दिख रहा है। जिस तरीके से ये सीरियाई गिरोह पकड़ा गया है, इसका एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, 3 आरोपी फरार हैं। और आपको बता दें कि देश से निर्वासित करने की प्रक्रिया इस आरोपी की शुरू हो चुकी है। क्राइम ब्रांच क्या कह रही? क्राइम ब्रांच कह रही कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये बेहद ही खतरनाक है। जो सीरियाई गिरोह था जो पीड़ित बनकर चंदा इकट्ठा कर रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से ये गिरोह काम करता था, कैसे करता था ये ठगी आखिरकार। तो आपको बता दें कि बिल्कुल सुनियोजित रणनीति अपनाई गई थी इस गिरोह के द्वारा। खुद को ये बताते थे गाजा युद्ध के पीड़ित, कहते थे कि हम गाजा से आए हैं, पीड़ित हैं, हमें चंदा दे दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। अरबी भाषा बोलकर बनाई थी ये विश्वसनीय पहचान, लोगों का विश्वास जीते थे। अरबी भाषा बोलते थे, वहाँ की लोकल भाषा बोल के बताते थे कि हम गाजा के हैं। मस्जिदों में भावनात्मक अपील के जरिए मांगते थे ये चंदा। मस्जिद जाते थे, वहाँ अपनी पीड़ा बताते थे और कहीं ना कहीं वहाँ से चंदा वसूलते थे। चंदे की रकम से करते थे ये ऐशो आराम। तो ऐशो आराम की जिंदगी एक तरफ जी रहे थे, गाजा के पीड़ित बता रहे थे। सीरियाई गिरोह है, अब इसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, यानी एक साजिशकर्ता अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की धरपकड़ में आ चुका है, उनके शिकंजे में आ चुका है। अब उससे पूछताछ जारी है कि बाकी आखिरकार जो 3 आरोपी फरार है वो है कहां और इनके तार क्या सिर्फ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं या देश के अलग अलग हिस्सों में भी जुड़े हुए हैं, और ये सिर्फ क्या चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहे थे या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति थी जिसका ये उपयोग करना चाह रहे थे। ये तमाम सवाल इस समय हैं। आइए सीधा रुख करते हैं शरद सिंघल जो है संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच के, आखिर वो क्या कह रहे हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि 4 शंकास्पद लोग जो पैलेस्तीन के रहवासी बता रहे हैं वो अरेबिक भाषा में बात कर रहे हैं, अलग अलग मस्जिदों में जा रहे हैं और वहाँ पे पैलेस्तीन का ग्राउंड लेवल का वीडियो दिखा रहे हैं और सिंपैथी गेन करके अलग अलग मस्जिदों में मौलाना और मुस्लिम समाज के पास जाके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और फाइनली कल हमें एक जो शंकास्पद आदमी था जिसका नाम था अली मेगात अल जहर, जो सीरिया का रहने वाला है, वो यहाँ के एलिस ब्रिज का एक होटल है रीगल रेजिडेंसी, उसके होटल नंबर रूम नंबर 201 में से उसको डिटेन किया है। तो अहमदाबाद से ये बड़ी खबर है जहां अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है, सीरियाई गिरोह को धर पकड़ लिया गया है। सुमन बरूना अहमदाबाद से हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा रुख करेंगे। सुमन, एक एक तार यहां जोड़ने की कोशिश कर रही है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, बड़ी सफलता यहां हासिल मिली है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी 3 आरोपी को गिरफ्तार करने की सर्च ऑपरेशन की कोशिश पूरी जारी है। लेकिन ये मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी
क्या ये लग रहा है प्राइमरी जांच में कि सिर्फ चंदा इकट्ठा करना ही उनका मकसद था या देश की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाना भी उनका मकसद था? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोग पूरे इस केस स्टडी को देख रहे हैं तो सबसे पहला शक तो यहाँ जाता है कि अगर वो सिर्फ चंदा इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर आए थे, और जिस तरीके से जानकारी है कि अहमदाबाद की अलग अलग मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों से मिल रहे थे, साथ ही मौलानाओं से मिल रहे थे, और इस तरीके से गाजा की परिस्थिति को बताते हुए वहां के लिए डोनेशन मांग रहे थे। लेकिन जो सबसे पहली स्थिति सामने आ रही है कि जिस होटल में वो रुके हैं और जिस कहा जा रहा है कि जो लग्जरी है, जो ऐशो आराम की जो जिंदगी है, वो उसका भी एक पॉइंट इसमें हो सकता है कि जिस तरीके से अगर वो जिस मिशन के साथ यहाँ आए हैं तो जो उनकी शंकाएं बता रही है वो उससे मैच नहीं करती है। साथ ही में जब उनके पास आप समझिए कि आबू धाबी से सीधा अहमदाबाद की जब फ्लाइट है तो वो क्यों सीरिया से पहले आबू धाबी आए, फिर आबू धाबी से कोलकाता आए, 22 जुलाई को कोलकाता आए, उसके बाद कोलकाता में कुछ समय रहने के बाद 1 अगस्त को जो है वो अहमदाबाद आए हैं। लगभग 2 महीने के टूरिस्ट वीजा पर वो यहाँ आए हैं। और ऐसी भी जानकारी है कि अहमदाबाद के अलावा अन्य कई शहरों में भी उन्होंने यही परिस्थिति को बताते हुए डोनेशन जो है वो मांगा है। तो फिलहाल जो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच है उन्होंने जो एक आरोपी है अली मेघात उससे पकड़ा है और उससे पूछताछ की जा रही है, और अन्य जो 3 लोग फरार है उनकी भी जानकारी ली जा रही है, उनके लिए लुकआउट भी जारी किया गया है। जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है कि अभी अली मेघात के पास लगभग $3600 $25,000 रुपए इंडियन करेंसी और एक मोबाइल और सिम बरामद हुए हैं। तो जैसे भी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का ये भी कहना है कि जब अगर एक आरोपी के पास से इतना बड़ी संख्या में जो पैसे हैं वो बरामद हुए हैं तो 3 लोगों के पास भी ज्यादा जो अमाउंट है वो होने की आशंका है। तो उनके लिए एक लुकआउट जो है वो जारी किया गया है। साथ ही एक आशंका ये भी लगाई जा रही है कि क्या वो सिर्फ डोनेशन इकट्ठा करने के लिए आए थे या फिर क्या वो किसी स्लीपर सेल के कांटेक्ट में तो नहीं थे, या फिर कोई और अन्य कोई नेटवर्क की प्लानिंग तो वो नहीं कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जब ये पड़ताल शुरू की तो आशंका में ये बताया जा रहा है कि वो सबसे पहले अहमदाबाद एक रैकी करने के लिए आए थे। तो किस तरीके से उनका क्या प्लान रहा था उस सभी को लेकर पूछताछ जारी है। इसके साथ साथ अब जब 3 आरोपियों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को क्या कोई लीड यहां मिलती हुई नजर आ रही है सुमन? बिल्कुल, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने लुकआउट जो है वो सभी जगह जारी कर दिया गया है। जो दूसरी एजेंसीज है जिसमें NIA भी शामिल है उनके साथ भी वो संपर्क में है। इन 3 जो अन्य फरार लोग हैं उनके फोटोज और उनकी जानकारी जो है वो सभी एजेंसीज के साथ शेयर की जा रही है। तो कुछ ही समय में उम्मीद लगाई जा सकती है कि जिस गति से सबसे पहले इस आरोपी को पकड़ा गया है तो उम्मीद है कि जल्दी कुछ समय में जो अन्य 3 लोग हैं उनकी भी जानकारी जो है वो ली जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जो अली मेघात है वो कोऑपरेट भी नहीं कर रहे थे पुलिस के साथ ही भाषा में भी कोई एक दिक्कत आ रही थी, उसकी वजह से भी वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या फिर वो जानबूझकर ये परिस्थिति कर रहे हैं। लेकिन लगातार जांच जारी है और उम्मीद है कि कुछ ही समय में अन्य 3 लोग जो है वो भी गिरफ्तार किए जाएंगे। बहुत बड़ी स्टोरी है ये सुमन। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को यहाँ बड़ी सफलता हासिल होते हुए जहाँ सीरियाई गिरोह का भांडा फोड़ कर दिया है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने, साथ ही जो 3 आरोपी फरार है उनको भी ढूंढने का सर्च ऑपरेशन इस समय जारी है। तमाम जानकारियों के साथ सुमन आपका धन्यवाद। आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। रूस यूक्रेन संघर्ष इस समय जारी है और अमेरिका मध्यस्थता करने के लिए, शांति वार्ता करने के लिए, साथ ही साथ शांति दूत बनने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। इस बीच कल क्या हुआ? रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिणी और पश्चिमी सैन्य समूह द्वारा किए गए अभियानों के बाद अब सेरेडने और क्लेबनवाइक गांव, यानी कि ये 2 जो गांव हैं डोनेट्स्क क्षेत्र में आते हैं, अब ये रूस के नियंत्रण में आ गए हैं। मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि रूसी बलों ने एक यूक्रेनी सैन्य औद्योगिक परिसर और 143 स्थानों पर यूक्रेनी सशस्त्र ढांचे और विदेशी लड़ाकों के अस्थायी तैनाती वाली जगहों पर भी हमला किया है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन 2 गांवों पर यहाँ हमला किया गया है, इनको नियंत्रण में लिया गया है। नहीं थम रहा है रूस यूक्रेन संघर्ष। पिछले 3 सालों से ये संघर्ष जारी है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि रूस और यूक्रेन का ये संघर्ष खत्म हो, लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों ही अपने अपने शर्तों पर इस समय अड़े हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के 2 गांवों पर कब्जा कर लिया गया है। डोनेट्स्क क्षेत्र, ये वही डोनेट्स्क क्षेत्र है जब अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलते हैं तो राष्ट्रपति पुतिन ये शर्त रखते हैं कि आप यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क को हमको दे दीजिए और यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाइए, हम ये संघर्ष खत्म कर देंगे। लेकिन अब कल की ताज़ा खबर ये है कि 2 गांवों पर यहाँ कब्जा कर लिया गया है, डोनेट्स्क क्षेत्र के ही। अब यूक्रेन के 2 गांवों पे जहाँ
हमला हुआ है और 143 ठिकानों पर भी हमला हुआ है। आगे की रणनीति यहाँ क्या रहती है, क्योंकि अब त्रिकोणीय मुकाबला ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अमेरिका इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, रूस और यूक्रेन के संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आइए अब अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करते हैं, जिसमें बातचीत को तैयार नजर आ रहे हैं जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो अब बातचीत के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट भी किया, इसमें उन्होंने कहा है कि इस युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए, एक ऐसा युद्ध जिसकी रूस हमेशा से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मैंने रूस के राष्ट्रपति के साथ किसी भी प्रकार की बैठक के लिए अपनी तत्परता दिखाई है। यह हमें तब भी नजर आया जब वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई। बेहद सकारात्मक ये मुलाकात दिख रही थी क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा मैं जेलेंस्की का सम्मान करता हूं, जेलेंस्की ने भी अपनी सकारात्मकता दिखाई। अब जेलेंस्की ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में उनकी बातचीत की है और उनको भी कहा है कि आप भी आए, इस शांति वार्ता में हिस्सा बने और इस युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए। ये जेलेंस्की कह रहे हैं और कह रही हैं कि मैं जो ये त्रिपक्षीय बैठक होने वाली है, कहा जा रहा है कि बुडापेस्ट में ये बैठक जल्दी हो सकती है, ऐसे में जेलेंस्की ने तत्परता दिखाई है कि वो मिलने के लिए तैयार है। अब ट्रंप का अल्टीमेटम बेअसर है। ट्रंप ने रूस को यह अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप युद्ध विराम पर सहमत नहीं होते हैं तो हम आप पर प्रतिबंध लगाएंगे। ट्रंप की धमकी से बेपरवाह पुतिन कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो शर्तें रखनी है मैं वो रखूंगा। आपको बता दें कि अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। ट्रंप ने पुतिन को सुना, पुतिन ने अपनी शर्तें रखी हैं। बैठक के बाद भी नहीं थम रही है जंग, ये कल हमको देखने को मिला है जब डोनेस्क जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है उसको कहीं ना कहीं अपने कब्जे में लेना चाहता है ट्रंप, और 2 गांवों को इस समय कब्जे में ले लिया है। ट्रंप की धमकी से बेपरवाह है इस समय पुतिन। ट्रंप ने 10 दिन में संघर्ष खत्म करने को कहा था और इसकी समय सीमा अब आगे बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने पुतिन से भी मुलाकात कर ली है, ट्रंप ने जेलेंस्की से भी मुलाकात कर ली है। अब ये त्रिपक्षीय बैठक कब होती है, इसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, कहीं ना कहीं रूस मानने को तैयार नहीं है, वो शुरू से कह रहा है ज़ेपोरिज़िया हो डोनेस्क हो आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क हिस्से को आप मुझे दे दीजिए। अब 2 गांव को उसने कब्जे में कर लिया है। क्या रणनीति रूस की इस समय दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ट्रंप ये चाहते हैं कि त्रिपक्षीय बैठक जल्द से जल्द हो और शांति स्थापित हो दोनों देशों में। देखिए, अभी जेलेंस्की ने एक प्रस्ताव दिया था कि रूस के राष्ट्रपति से वे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जिसको कि क्रेमलिन ने अभी तुरंत ठुकरा दिया है कि क्रेमलिन ने कहा है कि अभी ऐसी बातचीत की कोई संभावना नहीं है। जो अमेरिका से खबरें आ रही है वो कह रही है कि 15 दिन का अल्टीमेटम और ट्रंप ने दिया है कि 15 दिन के बीच में पुतिन जो है वो जेलेंस्की से बातचीत करने को तैयार हो जाए। तो ये बातें चल रही है, लेकिन इसी बीच में आज मैं बताऊं भावना कि आज यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है। 1991 में यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुआ था और आज यूक्रेन इस युद्ध के बीच में अपनी स्वतंत्रता मना रहा है। तो वहां के नागरिक बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल तबाही के रास्ते पे है और ऐसे में स्वतंत्रता के समय रूस की तरफ से हमला हुआ है और कल कोशिश ये की थी यूक्रेन की तरफ से कि वो मॉस्को पर हमला करे, जिसको कि अमेरिका ने उसके लिए परमिशन नहीं दिया, क्योंकि वो जो हमला होना था वो अमेरिकी मिसाइल से ही होना था, बैलिस्टिक मिसाइल से। तो अमेरिका ने तत्काल मॉस्को पे हमला जो यूक्रेन की तरफ से हो सकता था आज के दिन उसे रोक दिया है। और अमेरिका का यह कहना है कि अगर मॉस्को पे हमला हुआ तो उसके बाद पुतिन किस तरह का बदला लेंगे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है और यह युद्ध जो है वो बहुत ही भयानक स्थिति में पहुंच सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा भय लगता है कि जो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स है न्यूक्लियर मिसाइल का अगर उपयोग करेंगे तो एक नए तरीके की तबाही और नए तरीके का एक संकट पूरी दुनिया के सामने खड़ा होगा। तो यह इसी संकट के बीच में देखिए यूक्रेन की तरफ से अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि पुतिन की तरफ से जो शर्तें दी गई है या यहाँ के तक कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा कि इन इलाकों को आप खाली कर दो, इस पे नेगोशिएट कर लो, टेरिटोरियल नेगोशिएशन कर लो, तो उस पे भी जेलेंस्की अभी तक राजी नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब यूरोप के साथ जो ट्रंप की बैठक हुई, यूरोप के साथ भी बैठक में यूरोपीय यूनियन के सारे सदस्य इस बात को जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि वे सिक्योरिटी गारंटी देंगे यूक्रेन को, और यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी अगर यूरोप देगा और अमेरिका भी देगा, इसका मतलब है कि यूरोप और अमेरिका की सैनिक जो है यूक्रेन में रहेंगे और जो रूस
की पूरी पहली महत्वपूर्ण शर्तों में से शामिल है कि यूक्रेन में यूरोप का, अमेरिका का कोई सैनिक नहीं रहे, यूरोप नाटो में शामिल नहीं हो। तो डिफेक्टो नेटो में शामिल करने की जो कोशिश है यूरोपीय यूनियन की यूक्रेन को, इस बात को पुतिन लगता है कि समझ रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और इसीलिए अभी तत्काल बीच में डोनाल्ड ट्रंप चाहे लाख अल्टीमेटम दे दे, लेकिन पुतिन पे इसका नहीं असर पड़ रहा है, क्योंकि पुतिन को यह लग रहा है कि अगर एक बार जब सारी शर्तें मान ली जाए, पैकेज डील एक हो जाए, उसके बाद ही या तो ट्रिपार्टाइट बातचीत हो या जेलेंस्की के साथ सीधे बातचीत हो। जब तक इस तरह के संकेत नहीं मिलते हैं तब तक पुतिन अपनी तरफ से कोई ऐसी स्थिति में जाने की कोशिश नहीं करेंगे जिसमें कि जेलेंस्की से उनके आमने सामने तू मैं की स्थिति बन पाए। जी, ट्रंप ने आखिरकार अखिलेश पुतिन को धमकी दी क्या है? अगर 10 दिन में युद्ध विराम नहीं होता तो किस तरीके के प्रतिबंध रूस पे लगा सकता है इस समय अमेरिका? हाँ, देखिए, अमेरिका के सामने रूस पर प्रतिबंध लगाने के बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिका रूस से जो आयात करता है उस आयात को रोक देगा। अमेरिका के जो कह सकते हैं कि उनके जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को और फ्रीज कर देगा। और तीसरी जो सबसे जो ऑब्जेक्शनेबल बात है जो अमेरिका करता है कि रूस के साथ जिन देशों के संबंध है उन देशों पे, उन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई, उन कंपनियों के खिलाफ कोई सैंक्शन, इस तरह की कार्रवाई करने को हमेशा अमेरिका बेताब रहता है, जिसका कि कोई असर दरअसल पड़ता नहीं है। तो जो अमेरिका को करना चाहिए कि पुतिन और जेलेंस्की, और खास करके जेलेंस्की से बात करके वो बीच का कोई रास्ता निकाले। जेलेंस्की पर दबाव अगर किसी का पड़ेगा तो अमेरिका का पड़ेगा, और अमेरिका वो दबाव लगता है कि अभी तक डालने में सक्षम नहीं रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से जेलेंस्की के साथ खड़ा है, और यूरोपियन यूनियन किसी न किसी तरीके से चाह रहा है कि बिल्कुल जैसा अमेरिका चाहता है वैसा नहीं होने देंगे। तो अब अमेरिका को यूरोप से बात करनी होगी, यूरोप और अमेरिका मिलकर बिल्कुल, और यही बात टेरिटोरियल जेलेंस्की के साथ ट्रंप मिले थे तो कहा था यूरोपियन देशों को कि अगर वो सुरक्षा गारंटी यूक्रेन को दे देते हैं तो अमेरिका उसका समर्थन करने के लिए तैयार है। हालांकि अब देखना होगा कि त्रिपक्षीय वार्ता कब होती है और कहां होती है और क्या ये मामला सुलझता हुआ नजर आता है या नहीं। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में यहां वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर। आपको लिए चलते हैं कर्नाटक वाली स्टोरी में, जहां कर्नाटक के धर्मस्थल मामले की ये स्टोरी है। और खबर ये है कि बेहद ही सनसनीखेज मामला बनता जा रहा है। जुलाई से अब तक इस कहानी ने हाहाकार मचा दिया है, क्योंकि एक के बाद एक नए ट्विस्ट इसमें आते हुए नजर आ रहे हैं। और शिकायतकर्ता अब आरोपी बन गया है, और इस आरोपी को अब धर दबोचा गया है। SIT के द्वारा पूछताछ शुरू हो गई है, पूछताछ शुरू हो चुकी है, और 10 दिन के लिए इसको रिमांड में भेज दिया गया है। कल जब प्रारंभिक पूछताछ यानी कि पहला दिन था पूछताछ का, तो इस चिन्नैया ने ये बताया, जो नकाबपोश है, उसने ये बताया कि मैं तो सिर्फ पात्र हूँ इस कहानी का। आखिरकार इस कहानी को लिखने वाले तो कोई और ही गिरोह है, यानी कि कोई एक बड़ा गिरोह है जो इसके पीछे कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मंदिर के पुजारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था। और एक कहानी में इसमें एक और ट्विस्ट है कि ये कहानी ऐसी थी कि एक महिला आती है, बोलती है कि मेरी बेटी लापता हो गई है और इसी मंदिर से लापता हुई है, लेकिन उसके बाद यही महिला अपने बयान से पलट जाती है, और बयान से पलटने के बाद ये कहती है कि मेरी तो कोई बेटी ही नहीं थी। तो इस मामले में हम देख रहे हैं कि कई मोड़ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये कहानी आखिरकार पुलिस किस तरीके से सुलझाती है, क्योंकि कहानी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि जुलाई महीने में एक शिकायतकर्ता पुलिस के पास एक खोपड़ी यानी कि कंकाल लेकर आता है और कहता है कि 1998 से लेकर 2014 तक कर्नाटक के एक धर्मस्थल में 100 से ज़्यादा लाशों को वो दफनाने का काम करता है, और वो पूर्व सफाई कर्मचारी है, और ये सब किसी एक प्रेशर में उसको करना पड़ता है। इस समय हमारे साथ विशेष मेहमान न्यूज़ पंच में जुड़ चुके हैं, ऐसे हेमंत हैं। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका। यहाँ ये कहानी जो है किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही।
ऐसा लग रहा है कोई वेब सीरीज की कहानी है जिसमें एक सीरियल के बाद दूसरा सीरियल शुरू होता जा रहा है और जहां लगता है क्लाइमेक्स आ गया वहीं कहानी चेंज हो जाती है। हालांकि बेहद ही संवेदनशील ये कहानी है क्योंकि कर्नाटक के मंदिर से जुड़ी ये कहानी है। कहा जा रहा है 100 से ज्यादा लाशें इसमें दफन थी, लेकिन अब शिकायतकर्ता ही आरोपी साबित हो रहा है। नमस्कार जी, नमस्कार। ऐसा है, ये अभी ये सामने आ गया है कि एक बहुत बड़ा साजिश है। अब जिसको वो मास्क्ड मैन जो चेहरे छुपा के ये 12 दिन 13 दिन 14 दिन इधर उधर घुमाया पुलिस को, उसका जो चेहरे निकल गया अभी वो सामने आ गया, एक बड़ा साजिश है। उन्होंने कह दिया कि मुझे पैसे देकर ऐसे ऐसे बोलो करके मुझे कहा गया है करके। अकॉर्डिंग टू मी, ये सनातन हिंदू धर्म की जो विरोधी शक्तियां हैं, इसका एक बहुत बड़ा साजिश है। धर्मस्थला मंदिर को स्मीयर कैंपेन करो, उसका बदनामी करो और धर्मस्थला मंदिर को प्राइवेट ट्रस्ट से निकाल के गवर्नमेंट को सौंप दो, इसका एक बहुत बड़ा साजिश है। कहीं और देश के कहीं और इलाका में वो चल रहा है, अब धर्मस्थला तक भी आ गए हैं। आने वाले दिनों में कहां जाएंगे ये पता नहीं है, देखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, लोगों को मालूम था कि ये मामला जो है इतना हत्या हुई है, इतना रेप हुई है, इतना मैंने बरी किया, ये सब झूठ करके लोगों को मालूम था। लेकिन लोगों को गुस्सा इसलिए था कि सरकार क्यों ऐसे कर रहा है जी, क्यों धर्मस्थल के खिलाफ, धर्मस्थल के धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े के खिलाफ, धर्मस्थल के मंदिर के खिलाफ ऐसा एक आंदोलन चला रहा है। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? Why the government is allowing this to happen? हत्या का मामला अलग है, हत्या की अगर हत्या हुई है उसका जांच अलग है, लेकिन धर्मस्थल मंदिर अलग है। उसको मतलब कनेक्शन मत देना। बिल्कुल। चलिए, धर्म का मामला अलग है, राजनीति अलग है। इस समय हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, एलन राव, जो पूर्व उपायुक्त हैं आप दिल्ली पुलिस से। राव साहब, अगर देखें इस पूरे मामले को तो क्राइम सीन को देखा जाए या इस पूरी कहानी को देखा जाए, क्या नए ट्विस्ट इसमें आते हुए नजर आ रहे हैं? और जिस तरीके से अब शिकायतकर्ता आरोपी बन गया है, उसको धर दबोचा गया है, क्या कह रहा है ये पूरा क्राइम सीन? आप इतने सालों से ऐसे क्राइम सीन्स को देखते आ रहे हैं, ये कहानी किस तरफ मोड़ लेती हुई नजर आ रही है? नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को, आपको सभी को, को-पैनलिस्ट को भी। वास्तव में देखिए, मैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम में समझा देता हूँ, बता देता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। जब भी कोई कंप्लेंट होती है किसी प्रकार के कॉग्निटिव ऑफेंस की, तो उसमें एफआईआर दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है तुरंत। और उस इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य जैसे जैसे आते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। इस केस में क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला था, धर्मस्थल से जुड़ा हुआ था और एलिगेशन सीरियस थे, तो उसमें एसआईटी का गठन किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बोलते हैं एसआईटी को, उसका गठन किया गया ताकि वो और भी हर चीज के एलिगेशंस को बड़ा माइन्यूटली उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकें और वो सारी की सारी चीज तथ्यों के आधार पर सामने लाया जा सके। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं कहीं ये आया है कि जो कंप्लेंट की गई थी वो कंप्लेंट ही झूठी थी और इसमें उनको लग रहा है कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी कि इसको बदनाम किया जाए किस प्रकार से, लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। मैं बड़ा गारंटी से कहता हूँ, 36 साल का मेरा इन्वेस्टिगेशन का अनुभव है, सच्चाई कहीं भी छुप नहीं सकती। और इन्वेस्टिगेशन में तो खास तौर से तथ्यों के आधार पर जब इन्वेस्टिगेशन होती है, सबूतों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो सच्चाई सामने आई जाती है। और इसमें भी ऐसा लग रहा है कि अब सच्चाई दूसरी तरफ जा रही है, कंप्लेनेंट के एलिगेशन झूठे साबित हो रहे हैं। अब ये देखना है कि उसने कंप्लेनेंट ने अगर झूठे साबित हो गए उनके एलिगेशन, तो वो किसके कहने से, किसके बहकाव में आकर या किस दबाव में आकर या किसी लालच में आकर ऐसे झूठे एलिगेशन लगाए हैं जो कि उस धर्मस्थल को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। तो अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा यूटर्न है कि जो आपके चैनल पे ये आ रहा है कि कंप्लेनेंट को ही इसमें अपराधी साबित किया जाने की कोशिश नहीं है, कोशिश ये है कि सच्चाई पता किया जाए। सच्चाई क्या है, वही एक इन्वेस्टिगेशन है। तफ्तीश का मतलब ये है कि जो भी एलिगेशंस हैं उसमें उसको रियलिटी के ट्रुथ में उसको लाया जाए। ऐसा नहीं है कि जो एलिगेशन लगाते हैं उन्हीं को सपोर्ट करते रहें, वो कभी नहीं हो सकती। सच्ची इन्वेस्टिगेशन वही है जो सच्चाई सामने लाई जाए
वो मेरे ख्याल से अभी SIT कर रही है, और इसमें देखना ये होगा कि इसमें कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन कॉन्स्पिरेटर्स हैं। अगर ये वाली थ्योरी जा रही है कि बदनाम करने के लिए झूठे एलिगेशन लगाए, तो अब एलिगेशन लगाने वालों का मकसद क्या है, मोटिव क्या है, वो खुलासा होना बहुत जरूरी है, ताकि आम जनता को ये पब्लिक पता लगे कि ऐसे केसेस में भी ऐसी केसेस है, ऐसे भी होते हैं हमारे इंडिया में, जो कि लोगों को बदनाम करने के लिए झूठे केस दर्ज कराए जाते हैं। बिल्कुल राव साहब, बिल्कुल ऐसा है कि जुलाई में जब ये मामला शुरू होता है, उसके बाद SIT का गठन होता है, और SIT उन धर्मस्थल के तमाम अलग अलग जगहों पर सैंपल लेती है, मिट्टी खोदती है, लेकिन 2 कंकाल सिर्फ निकलते हैं। हालांकि जो दावा किया गया था उस शिकायतकर्ता, उस नकाबपोश के द्वारा, कि 100 से ज्यादा लाशें हैं जो यहाँ दफन की गई हैं 20 सालों में। अब जो नया ट्विस्ट इसमें ये आया है कि 2 कंकाल मिले सिर्फ 16 जगह खुदाई करने के बाद भी, और उसके बाद अब पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंची है, और कहीं ना कहीं ये मामला भी सामने आ रहा है कि आखिरकार कोई मामला था ही नहीं, सिर्फ एक कहानी गढ़ने के लिए ये एक साजिश कहीं ना कहीं रची गई थी। हालांकि आरोपी यह बोल रहा है कि मैं तो सिर्फ पात्र भर हूं, कहानी लिखने वाला यानी कि गिरोह तो कोई और है इसके पीछे। जी, मैं यही बता रहा हूं कि कोई भी आदमी कोई मोहरा बनाया, जैसे कि इसमें जो कंप्लेंट करने वाले को शायद मोहरा बनाया है, और उस मोहरे ने अपने आप बता दिया कि मेरा कुछ नहीं है, इसके पीछे कोई और है। अब ये पुलिस का काम है, वो पीछे कौन है उनको ढूंढना, और उनको ढूंढना और उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई करना, ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि ऐसे केसेस दोबारा कोई करने की हिम्मत ना सके, और सख्त से सख्त, जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई उन लोगों को उनको ढूंढकर उनके खिलाफ करनी चाहिए, और एग्जाम्पलरी उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि ऐसे कोई भी और आदमी हमारे भारत में ऐसा कोई और आदमी ऐसी हिम्मत ना कर सके किसी भी धर्मस्थल को बदनाम करने के लिए। और जो भी एलिगेशंस थे कि 100 से ज्यादा कंकाल इसमें मिलेंगे, खुदाई के बाद सिर्फ 2 मिले, वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा कि वो 2 कौन हैं, किन हालात में वो कंकाल मिले हैं, वो किसके हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का वो भी पार्ट बने, क्योंकि उनके खुदाई के साथ साथ ये एविडेंस में भी आया है कि ऐसे 2 कंकाल मिले हैं, तो ये भी पता करना जरूरी होगा। तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जब होगी, सच्चाई सामने आ जाएगी, और सच्चाई सामने आने के बाद में जो मोहरे हैं, जो पीछे बता रहे हैं कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कोई रैकेट है, उसका पर्दाफाश होगा, और आम जनता को इसके बारे में जानकारी होगी, ताकि इतने पुराना जो अभी इतना इम्पोर्टेंट केस आपका चल रहा था, उसके बारे में सच्चाई पब्लिक को भी जानने की जरूरत है, और इन्वेस्टिगेशन करने के वाले जो यूनिट है उनको भी बहुत जरूरी है कि उसकी सच्चाई का पता करें, और जो कोई आदमी जिस मकसद से किया गया उस मकसद का पता करना भी जरूरी है। जी, हमारे साथ यहाँ हेमंत जी भी जुड़े हैं। हेमंत जी, कहीं ना कहीं धर्मस्थल से जुड़ा ये मामला है, श्रद्धा और भावना से जुड़ा हुआ है, और कर्नाटक का जो धर्मस्थल है, कई श्रद्धालु हर रोज यहाँ श्रद्धा भावना के साथ पूजा करने पहुंचते हैं। ऐसे में इस तरीके की नए पे नए खुलासे होना कहीं ना कहीं उन भावनाओं को भी आहत करता है। देखिए, हजारों लोग जाते हैं धर्मस्थल रोज, हजारों लोग, और धर्मस्थल का जो ट्रस्ट है डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जनता के लिए, खाना खिलाते हैं, शिक्षा दे रही है, और ग्रामांतर प्रदेश में जो उनका एक सेवा है बहुत बढ़िया काम है। इसलिए ये जरूरी है कि जो आदमी स्टेटमेंट दिया था कि मैं 100 शव को बरी किया, शव संस्कार किया करके, अभी तो झूठ निकला है। अब उन्होंने कहा है कि मैं तो पात्रधारी हूं, लेकिन इसका सूत्रधारी और कौन है, और कोई है, लेकिन वो कौन है, वो सूत्रधारी कौन है? अब SIT इसके बारे में भी जांच करनी चाहिए। ये लाशों का जांच अलग है। अब सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि SIT को ये भी जिम्मेवारी दें, या दूसरी SIT गठित करें कि ये सूत्रधारी तो हेमंत जी, NIA की जांच की भी मांग की जा रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने NIA की जांच मांग करी है। इसलिए कर रहे हैं कि जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, यूट्यूबर हैं, जो जिहादी एलिमेंट्स है इसके पीछे, क्रिश्चियन कन्वर्शन माफिया जो है, उसका फंड कहां से आ रहा है,
लाखों रुपया खर्च हुए हैं, लाखों रुपया इसमें इसमें खर्च हुए हैं। ये फंड कहां से आ रहा है? ये लोकल एसआईटी नहीं कर सकते हैं, इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या ईडी को सौंपना चाहिए, ये मांग है। बिल्कुल, क्योंकि एसआईटी के एक वरिष्ठ अधिकारी की बात की जाए तो उनका भी तबादला कर दिया गया है जब ये तफ्तीश के बाद ये मामला सामने आया कि शिकायत करता नहीं, कहीं ना कहीं अपराधी हो सकता है। नहीं, इसलिए मैं भी यही कह रहा हूं ना कि ये उन्होंने खुद उन्होंने कबूल कर लिया कि मैं तो केवल पात्रधारी हूं, इसका सूत्रधारी और कौन है, इतना तक बोल दिया कि वो स्कल को लेके आया। स्कल क्या कहते हैं, मतलब हिंदी में मुझे, वो स्कल को लेके आया, मुझे किसी ने दिया, मेडिकल कॉलेज से लाके दिया मुझे, वो जाके मैं कोर्ट में पेश किया। तो ये सब इतना तक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, वो एसआईटी कैनॉट अनअर्थ दिस कॉन्स्पिरेसी। इसलिए ये मांग की जा रही है कि जनता की मांग है, लोगों की मांग है, करोड़ों भक्तों की मांग है कि इस मामला का जड़ से जड़ वो पूरा जांच होना चाहिए। तो एनआईए को सौंपना चाहिए या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सौंपना चाहिए, ये जनता की मांग है। जी बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ राव साहब जो जुड़े हुए हैं। राव साहब, अगर एसआईटी इसकी तफ्तीश कर रही है, 16 जगह मिट्टी के सैंपल लिए जा चुके हैं, कहीं ना कहीं आरोपी वो शिकायतकर्ता ही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसने खुद कल प्रारंभिक जांच में कह दिया है कि मैं तो सिर्फ एक कैरेक्टर हूं, कहीं ना कहीं मुझे मोहरा बनाया जा रहा है, गिरोह एक बड़ा है। आगे की तफ्तीश कैसे आगे बढ़नी चाहिए? डेफिनेटली मैम, कभी ये बड़ी कहावत अच्छी है कि कभी झूठ के पैर होते नहीं है, और ये केस टोटल झूठ के आधार पर मनगढ़ंत कहानी लेकर इसको केस को रजिस्टर कराया गया था। तो वो अब सच्चाई सामने आएगी। जिस आदमी ने झूठी बात कही है उसके सामने जब इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चन सवाल पे सवाल दागे जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, और वो सच्चाई सामने आ रही है धीरे धीरे करके। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे अभी हेमंत जी भी कह रहे थे कि ऐसा करने के लिए उसको क्या मोटिव था, पैसा कौन दे रहा था, फाइनेंस कौन कर रहा था, उस फाइनेंस की ट्रेल क्या थी, ये पता करना जरूरी। क्या ये भी देखना होगा कि इसको कोई पैसा तो नहीं मिला, इसके अकाउंट में तो पैसा नहीं गया, इसको कैश तो नहीं दिया गया, कैश दिया गया तो किसने दिया, कहाँ से आया, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। अकाउंट में अगर है तो उस अकाउंट में पैसा कौन से अकाउंट से आया, उस अकाउंट के कौन है, उस अकाउंट में कितना पैसा है जहां से पैसा आया, ये सब चीजें जांच का विषय है। और मैं समझता हूँ कि एसआईटी और ये केस एनआईए को इसलिए दिया गया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इसमें हो सकता है कि ये जो लोकल एरिया के अलावा इसमें रेमिफिकेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो, इसके जो कनेक्टेड लोग हैं पूरे भारतवर्ष में फैले हो, इसलिए एनआईए, क्योंकि एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन करने की जुरिस्डिक्शन है पूरा भारतवर्ष है, वो कहीं भी कहीं जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, उनका जुरिस्डिक्शन लिमिटेड नहीं है। वैसे किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन कहीं भी कोई करता है, वो भी उसके पास भी पावर है, कहीं जाके भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उसके तार अलग अलग स्टेट्स में जुड़े हुए हैं, इसलिए एनआईए को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है। और वो एनआईए की एसआई टीम जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो मैं समझता हूँ सच्चाई तक पहुंचने में बहुत जल्दी सफल हो जाएगी, और इसमें पूरे का पूरे अगले कुछ दिनों में इसके पूरे खुलासे आपके सामने आएंगे, और वो खुलासे चौंकाने वाले होंगे। उसमें यह भी हो सकता है कि मेन पर्पज इसको हमारे धर्म स्थल को बदनाम करने का किसने ये कोशिश की है, और जो कि ऐसे एलिगेशन, सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। तो अब तो वेट एंड वॉच है, अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या हुआ। ये शिकायतकर्ता अपराधी साबित होता है, मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाने के लिए ये अपराधी साबित होता है, तो क्या इसको सजा हो सकती है? डेफिनेटली, अगर ऐसे सबूत आ जाएंगे कि उस आदमी ने, देखिए हमारे कानून में पुरानी आईपीसी में 182 आईपीसी का ऑफेंस था कि उसमें कोई भी आदमी झूठी इंफॉर्मेशन देके गवर्नमेंट मशीनरी को एक्टिवेट करता है, यानी पुलिस में झूठी इंफॉर्मेशन देके झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, उसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, तो वो एक प्रकार से पुलिस का कार्रवाई मैकेनिज्म, जो इन्वेस्टिगेशन का मैकेनिज्म है, वो स्टार्ट हो गया। और उसकी स्टार्ट होने के बाद में अगर ये साबित होता है कि जो एलिगेशन उसने लगाए थे वो झूठे थे, और झूठे साबित करने के आधार मिल जाते हैं, और वो खुद भी जैसे कह रही हैं कि वो मैं तो एक मोहरा भरूं, आगे और कोई शतरंज के खिलाड़ी जैसे हैं वो पूरे पीछे कोई और हैं, वो सारी जब लिंक आएगा उसके बाद, तो जिसने कंप्लेंट की है और जिसके साथ और कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उसका सेक्शन 120B आईपीसी में था, उसको अभी जो सेक्शन बदल गया है 115 जो भी है उसमें आ गया है, तो वो
उन लोगों को भी इस दायरे में लिया जाएगा। झूठी कंप्लेंट करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सबूत अगर है तो उनको सजा भी मिल सकती है। यस बिल्कुल। हेमंत जी, अगर इस पूरे मामले को देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक पूरी कहानी इस रचने के लिए बेहद ही बड़ा होमवर्क किया गया है और इस शिकायतकर्ता चिन्नैया को मोहरा बनाकर एक गिरोह ने अपने किन्हीं ऐसे क्राइम उद्देश्यों को छुपाने की कोशिश की है। मैडम जी देखिए, हिंदी में एक कहावत है, झूठ के चादर बहुत छोटे होते हैं। अगर सर को आप कवर करना चाहते हैं तो पाँव दिखता है, तो पाँव को कवर करना चाहते हैं तो सर दिखता है। ये जो कॉन्स्पिरेसी की है उन्होंने, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की है उन्होंने, उनको ये मालूम नहीं था कि मामला ऐसे एक टर्न लेगा करके, ऐसे मोड़ लेगा करके। अब क्या है, 15 दिन में एक महीने के, एक महीने भी नहीं है उसमें अंदर सच्चाई सामने आ गया। अब भाग रहे हैं, एंटिसिपेटरी बेल दिए हैं उन्होंने। ये साजिश इसलिए किए हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये चिन्नैया है ना, वो मास्क्ड मैन, ये मास्क्ड मैन का जो बयान है, मैं तो केवल पात्रधारी हूं, सूत्रधारी और कौन है और कोई है करके, वो सूत्रधारी को पकड़ने के लिए एसआईटी से नहीं जुड़ता है, क्योंकि ये सूत्रधारियों का जड़ और पकड़ और उसका कनेक्शन बहुत बड़े हैं, बहुत ताकतवर हैं ये सब। इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्योंकि इस मामला कर्नाटक से बाहर भी है। कोई एक एडवोकेट ने केरला असेंबली को पत्र लिखा था, केरला लेजिस्लेचर को पत्र लिखा था, इसका जांच करें। और एसडीपीआई के लोग केरला से धर्मशाला आए थे। और एक भी कनेक्शन बोल रहा है कि एक तमिलनाडु का एक कनेक्शन भी है करके। इसलिए I fully agree with the police officer, gentleman police officer, that ये हमारे एसआईटी इसके बारे में जांच नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मामले को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देनी चाहिए। चलिए, जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, देखना होगा कि आगे किस तरीके से तार जुड़ते हुए नजर आते हैं और कौन इसके पीछे की मास्टरमाइंड नजर आता है। फिलहाल हेमंत जी और राव जी, तमाम जानकारियों के साथ आपका इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आपको बता दें कि किस तरीके से ये कहानी रची गई। जुलाई से लेकर अगस्त तक इसमें कई नए मोड़ आप देखने को मिले हैं और अब जांच एजेंसियां इस पर काम कर रही है। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। अब आपको एक और बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहल उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। आपको बता दें कि IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM, उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS मिसाइलें और एक उच्च शक्ति लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW शामिल है। इस सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट कर लिखा है कि मैं IADWS के सफल विकास के लिए DRDO, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई देता हूं। इस अनूठे उड़ान परीक्षण ने हमारे देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और ये दुश्मन के हवाई खतरों के विरुद्ध महत्वपूर्ण सुविधाओं की क्षेत्रीय रक्षा को मजबूत करेगा। और इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। अगला मुलाकात अब से दोपहर 2 बजे होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।